एक ही विंडो पे, एक ही जगह पे आपकी सारी समस्याएं हल अगर हो सकती हैं तो वो ये जगह है। बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के हम तो खाली हो जाएंगे काइंड ऑफ। कानूनी सलाह देते हैं कि अगर केस नहीं बनता है तो भी उनकी पूरी बात सुन के वकील साहब उनको बताते हैं। हमारे पास 50 से ज़्यादा वकील हैं जो पैनल पर हैं। आपके डीएलएसए में रूटीन में जो मुद्दे आते हैं, सोशल इश्यूज आते हैं या फैमिली इश्यूज आते हैं, वो किस तरह के होते हैं? हम कोर्ट कितना भी जल्दी कर लें, दूसरा कोर्ट में हमेशा एक जीतता है एक हारता है। 15 साल के मैरिड कपल थे, बच्चे भी थे, और उनका ये हाल हो गया था कि वो एक दूसरे को बस के मार ही। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बन रहा, अगर आपका फैमिली आईडी नहीं बन रही, अगर विधवा पेंशन नहीं लग रही, कोई बेरोजगार पेंशन नहीं लग रही, आपका मतलब एक तरीके से सोचिए वन स्टॉप सेंटर है, तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं जी, उसमें लोगों का करोड़ों रुपया स्टक था जी, तो उसमें हमें ऊपर से डायरेक्शंस आई थी कि इस तरह के एप्लीकेशंस लेके लोगों का पैसा भी आप रिलीज कीजिए। घर में ही रह रहे हैं तो आपस में बस लड़े ही जा रहे थे क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते। किसी बच्चे का किसी बड़े ने शोषण कर दिया तो ठीक है, उसके बारे में सब बात करते हैं। प्यासा कुएं के पास आता था बट अब कुआं प्यासे के पास जा रहा है। तो हमने ये कोशिश की है कि कोर्ट ही लोगों के घरों तक पहुंच जाए। क्या होगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कि वो डरते हैं, एक तो वो डर दूर हो। यानी आपको पुलिस अगर फ़ोन करके ये बुलाती भी है कि आप आ जाओ, हमने सिर्फ पूछताछ ही करनी है, अब हमें कांटेक्ट करके आप हमसे सरकारी वकील उस स्टेज पे भी ले जा सकते हो। दोस्तों, बियॉन्ड बाउंड्रीज में आपका स्वागत है। हर बार की तरह से ही इस बार भी हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं जो हमारे साथ बात करने वाले हैं सोशल जस्टिस की। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि न्याय में देरी अन्याय होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि समाज के उस तबके के पास आर्थिक संसाधन नहीं होते कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके। उसके पास वकील को देने के लिए पैसे भी नहीं होते और बहुत सारी चीज़ों से वो वंचित रह जाता है, जिससे न्याय में देरी हो जाती है। तो ऐसे और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन किस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था ने इस बात का भी समाधान निकाला है और उसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इसी बात को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं मैडम इरम हासन, जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करनाल, और वो हमसे साझा करेंगी, इन सारी बातों के बारे में प्रकाश डालेंगी और सोशल जस्टिस को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं और सोसाइटी के उन तबकों के लिए कैसे न्याय व्यवस्था काम करती है, वो सब जानने का हम इनसे समझेंगे। तो पहले स्वागत करते हैं मैडम, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में बियॉन्ड बाउंड्रीज में। सबसे पहले तो आपकी यात्रा के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपने अब मात्र 23 साल की थी, आपने जुडिशियल सर्विसेज के अंदर आप आ गए। इतनी कम उम्र के अंदर ये प्रेरणा कैसे हुई और पहले ही अटेम्प्ट के अंदर आपने एग्ज़ाम, जो टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, वो क्लियर किया। तो वो जर्नी आप हमारे साथ साझा करें और उस प्रेरणा के पीछे क्या चीज़ें थी वो साझा करें। और मैंने आपका जब प्रोफाइल पढ़ा, बायोडाटा देखा, तो उसमें देखा कि आप ओवरऑल अपनी स्टडी के दौरान मेरिट आपने लिया है और गोल्ड मेडल आपने जीता है और बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। तो ये सारी बातें हमसे शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपके जो काम है उनके बारे में बात करेंगे। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और खास करके मुझे बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का शौक था। ग्रेट ग्रेट। तो मैं, जैसे हमारे बड़े बड़े जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं या जजेस हैं, जस्टिस MC छागला थे, जस्टिस HR खन्ना थे जी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो जी, तो उनकी जो बायोग्राफीज थी, ऑटोबायोग्राफीज थी, वो मैंने बहुत पढ़ी हैं। जी, और भी कुछ जो सक्सेसफुल लोग होते थे उनके इंटरव्यूज में काट के रखते थे। क्या बात। तो मुझे मतलब इस तरह का बचपन से अपने आप से ही शौक था जी। और इस वजह से ही धीरे 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 जब हम आगे बढ़े, फिर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया 10th में 12th में जी, तो फिर थोड़ा लगा कि हाँ भाई, कुछ पेरेंट्स को भी लगा कुछ कर सकते हैं जी। तो उसके बाद फिर हम इस फील्ड में आए थे। तो आपका बैकग्राउंड था कोई जुडिशरी में पहले से या आप फर्स्ट हैं? फर्स्ट है मेरा, लॉ में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं था। ओके। बट चूंकि हमें पता है हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उनका सबका बैकग्राउंड न कहीं लॉ रहा है, तो वो प्रेरणा शक्ति आपको वहां से हाँ, मिलती रही। तो वहां से जब ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते थे जी। तो उसमें कि एक लॉ पढ़ा हुआ बंदा समाज के लिए जो कुछ कर सकता है उससे इंस्पिरेशन मिलती थी, इसलिए फिर मैंने लॉ को चुना था। आप संतुलन कैसे बनाते हैं कि एक तरफ परिवार भी है, एक तरफ आपका अपना कार्य क्षेत्र भी है और आपको
DLSA का बहुत सारा काम भी करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के अंदर एक बैलेंस बनाने का जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं आप? देखिए, बैलेंस के बारे में तो मैं ये सोचती हूँ कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ आप कोई काम या तो ज़बरदस्ती कर रहे हों या बेमन कर रहे हों। जी। अगर आप यू लव योर जॉब या आप जो आप काम कर रहे हो आपको पसंद है, तो बैलेंस ना ऐसे एफर्टलेसली होता चला जाता है। जैसे अब आप भी हैं जी। आप जैसे आप डॉक्टर भी हैं जी। आपने लॉ भी किया हुआ है, आप ये चैनल भी चला रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि आपको शौक है। जी। और जब किसी चीज़ को हम प्यार करते हैं काम को और एफर्टलेसली काम करते हैं तो वो बैलेंस अपने आप बनता चला जाता है। बट अदरवाइज ऑल्सो फैमिली का सपोर्ट तो रही है, हस्बैंड, पेरेंट्स इन लॉ, अपने पेरेंट्स, बच्चे वो सपोर्ट करते हैं तो बैलेंस अपने आप बन जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं थोपते उसको अपने ऊपर, तो वो चीज़ें फिर आसानी से जहाँ आप जाना चाहते हैं आपको ले जाती हैं। तो एक शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग है ना कि जब आप दिल से किसी चीज़ को शिद्दत से आप चाहो तो फिर सारी कायनात आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है कि या तो आप अपने काम से प्यार कीजिए या फिर आप वो काम कीजिए जिससे आप प्यार करते हैं। फिर आपको बैलेंस बनाने के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफर्टलेसली बैलेंस अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेक अवे यही है कि आप दिल से जिस भी चीज़ के अंदर है उसको दिल से करने का प्रयास करें तो ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाएंगी। मैडम, भारत के अंदर न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा स्लो काम करती है। अभी भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सब जगह बहुत सारे केस लंबित होते हैं। इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी है, क्या वो भी इन जो लंबित केसेस होते हैं उनको कम करने में कुछ अपनी भूमिका अदा करती है? किस तरह से आपकी अथॉरिटी की भूमिका रहती है, क्या क्या काम करती है, क्या कार्यशैली रहती है, वो विस्तार से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। क्योंकि जिन लोगों तक न्याय पहुंचना चाहिए और जितनी जल्दी पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा डिटेल में अपनी अथॉरिटी के अपने काम के बारे में और अपनी संस्था के बारे में विस्तार से हमें बताएं। नहीं, जैसे कि आपने कहा तो लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये है कि ऐसा नहीं है कि न्यायिक व्यवस्था स्लो काम करती है जी। असल में हम अब दुनिया में पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गए हैं जी। अब हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है जी। तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारे केसेस ही इतने ज़्यादा हैं कि हमने देखा है कि दिन रात भी अगर न्यायिक व्यवस्था काम करती रहे तो भी सालों लग जाएंगे इन केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए। जी। दूसरा, अगर ऑन मेरिट्स केस डिसाइड होते हैं तो उनके और 2-3 चैनल होते हैं कि अपील, रिव्यू, रिवीजन एक्सेट्रा। तो इसके लिए आज से नहीं बहुत सालों से हमने हमारे इंडिया में ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया था जी। कि हम ट्रेडिशनल कोर्ट में केस डिसाइड कराने से अच्छा है कि उसकी कुछ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करें। उसके लिए अब हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं हरियाणा की बात करूंगी, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया है ये, बट मैं हरियाणा की बात करूंगी कि हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में ADR सेंटर हैं। ADR सेंटर का मतलब है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जी, एक मीडिएशन एंड कंसिलिएशन सेंटर और एक परमानेंट लोक अदालत। ओके। तो पहले अगर हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें तो नेशनल लेवल पे है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी दिल्ली में है। फिर हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारी पंचकुला में है। और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। उसका जो मेन पर्पस, जो मेन ऑब्जेक्ट है, सबसे पहला है लोगों को मुफ्त कानूनी सलाहें देना। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती, या थोड़े बहुत अगर होती भी हैं तो लोगों को जैसे ये धारणा होती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के हम तो खाली हो जाएंगे काइंड ऑफ, और वो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो वो कैसे उनको न्याय मिले? उनका न्याय का जो हमारा जो पर्पस है वो है जस्टिस एट द डोर स्टेप, कि घर घर के दरवाजे पे न्याय प्रणाली पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए मेन उनका मकसद है कि हम हर जो ज़रूरतमंद को कानूनी मुफ्त कानूनी सेवाएं दें। उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि विमेन, चाइल्ड, हैंडीकैप, ओल्ड एज पर्सन, SC ST, और इससे हटके अगर आप एक नॉर्मल युवा हो, तो अगर आप गरीब हो, जैसे यानी कि आपकी सालाना आय 3 लाख से कम है, तो आप एलिजिबल हो
मुफ्त कानूनी सलाह के लिए। इसके लिए उनका 1 रुपया खर्च नहीं होता, कहीं कोई 1 रुपया नहीं देना फीस के लिए, वकील को कुछ नहीं देना, हरियाणा सरकार पे करती है। तो वो कैसे कोऑर्डिनेट होगा, उसके लिए हमारा ऑफिस बनाया गया है कि जो ज़रूरतमंद है वो हमारे ऑफिस में आए। वो किसी भी तरह से एप्लीकेशन दे सकते हैं, ईमेल लिख के दे सकते हैं, लिखना नहीं आता तो हमारे पास आएंगे, तो हमारे पास रिटेनर होते हैं फ्रंट ऑफिस में, वो उनके एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर कोई टेक फ्रेंडली है हमें ईमेल भी कर सकता है, हमारे फ़ोन नंबर भी हैं, हमारा नालसा का हेल्पलाइन नंबर भी है 15100 15 100। मतलब आप अपने घर से इनको फ़ोन करेंगे, अब जिस डिस्ट्रिक्ट के हो गए नालसा से सीधे उस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। पहले वो सेंट्रल नालसा में जाएगी, हाँ। वहां से वो लोग आपको डायरेक्ट कर देंगे। उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो उस हिसाब से उठाएंगे जहां से कॉल जाएगा। जैसे हम 100 नंबर, जैसे 1930 आजकल चल रहा है, 100 नंबर होता है कि आपके एरिया में ही वो लगता है, वो उठा लेते हैं, उसी तरीके से ये हो गया। तो उसके लिए हमारे पास आएंगे, फिर हम उनको कानूनी सलाह देते हैं कि अगर केस नहीं बनता है तो भी उनकी पूरी बात सुन के वकील साहब उनको बताते हैं। हमारे पास 50 से ज़्यादा वकील हैं जो पैनल पर हैं, और अगर केस बनता है तो उनके हम केस कोर्ट में फाइल भी कराते हैं। डीएलएसए का दूसरा काम है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम। मान लीजिए कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाना या किसी का मर्डर हो जाना, पीछे फैमिली है, पॉक्सो है, किसी के साथ जो कोई भी जुर्म हो जाता है और वो विक्टिम है, उसको अपने इलाज के लिए या वैसे ही समाज में पुनर्स्थापित होने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो डीएलएसए उनको कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा भी देती है। अगर केस पेंडिंग है तो मुआवजे की रिकमेंडेशन जो आता है वो कोर्ट से आता है। जिस कोर्ट में केस पेंडिंग है वो कोर्ट रिकमेंड करेगा और हम हालसा से अप्रूवल लेके उनको कॉम्पनसेशन देते हैं। अगर केस डिसाइड हो गया है तो फिर डायरेक्ट हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है। हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है कि किस ऑफेंस में हम कितना मुआवजा दे सकते हैं, कि किसी केस में 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख भी है, उस हिसाब से उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कागज़ पूरे करा के फिर हमारा ऑफिस उनको मुआवजा भी देता है। तीसरा काम है हमारा अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना कि लोगों को पता होने चाहिए उनके राइट्स क्या हैं, उनकी क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या उनको मिल सकता है, तभी फिर वो इन सर्विसेज का फ़ायदा उठा पाएंगे। उसके लिए एक तो हम कैंप्स लगाते हैं हर महीने, कभी किसी स्कूल, कभी किसी कॉलेज, कभी हॉस्पिटल्स, कभी सब डिवीज़न में हमारे कैंप्स लगते हैं। उसके अलावा करनाल में 9 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में हमने लीगल एड क्लिनिक खोला है। उसका हमने अभी इनॉग्रेशन किए हैं। 9 लीगल एड क्लिनिक हैं। करनाल का जो लीगल एड क्लिनिक है वो बस स्टैंड पर है, बस स्टैंड करनाल में है, पुराना बस स्टैंड। उसमें हफ्ते में 2 बार पैरा लीगल वॉलंटियर बुधवार को और रविवार को जाता है, और वकील साहब रविवार को जाते हैं, और उनकी जो कानूनी जो सलाहें हैं, जो सवाल जवाब हैं, किसी ने कुछ पूछना है, वो उनको सारी उनको इंटरटेन करते हैं। अगर उसी लेवल पे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनके एप्लीकेशन वो हमारे पास फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर हम उनको वकील अपॉइंट कर देते हैं। इसके अलावा भी सितंबर में हमारे पास मोबाइल वैन भी आई थी हालसा से, तो वो हर गांव में जाती थी वो मोबाइल वैन, और हर गांव में जाकर पॉक्सो पर, चाइल्ड लेबर पर, चाइल्ड मैरिज पर लोगों को हम अवेयर करते थे। उसके लिए हम हर गांव के सरपंच और सेक्रेटरी जो सचिव होते हैं उनके साथ भी हम टाई अप करते हैं। तो ये तो मोटे मोटे काम हो गए हमारे डीएलएसए के। उसके अलावा हमारा जो मीडिएशन और कंसिलिएशन सेंटर है, इसका पर्पस ये है कि हम कोर्ट कितना भी जल्दी कर लें, कोर्ट में कुछ टाइम तो लग ही जाता है केस डिसाइड होने में। दूसरा, कोर्ट में हमेशा एक जीतता है एक हारता है, विन और लूज की सिचुएशन होती है। तो उसका एक ऑल्टरनेट ढूंढा गया है मीडिएशन, जहां दोनों पार्टीज, खास करके फैमिली मैटर्स में दोनों पार्टीज बैठ के एक दूसरे के विचार करके, हमारे पास ट्रेन मीडिएटर्स हैं 19 जिनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उनको 19 लोग हैं, 19 लोग हैं हमारे पास मीडिएटर्स, वो उनको उनकी मीडिएशन को फैसिलिटेट कराते हैं ताकि उनका कोर्ट में ना जाना पड़े और केस बाहर से बाहर सेटल हो जाए। इसके फायदे ये होते हैं कि एक तो उनका कुछ खर्चा नहीं होता, एक विन विन की सिचुएशन होती है कि दोनों पार्टी सेटिस्फाइड होती हैं। तीसरा, जो कोर्ट में टाइम लगना था और पैसा लगना था, वो कोर्ट के ऊपर दबाव भी कम होता है। कोर्ट में केस जाते भी नहीं है।
जैसे अभी ये मैंडेटरी है, जैसे 498 के केसेस होते हैं, दहेज प्रताड़ना के केसेस होते हैं, तो ये पुलिस के लिए मैंडेटरी एसपी ऑफिस को कि एफआईआर लॉन्च करने से पहले वो हमारे पास मीडिएशन सेंटर में आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, फिर उनकी 2-3 सेटिंग जितनी भी होती है तो मोस्टली हो भी जाते हैं, और जिनमें नहीं हो पाता फिर वो वापस एसपी ऑफिस चले जाते हैं, उससे हम प्रीलिटिगेटिव कहते हैं। इसका हमारा एक बहुत अच्छा एक सक्सेस स्टोरी ये थी कि 15 साल के मैरिड कपल थे, बच्चे भी थे, और उनका ये हाल हो गया था कि वो एक दूसरे को बस के मार ही देंगे, देख के राजी नहीं थे किसी भी तरह से, और वो कोर्ट में केस डल रहा था, उनका डिवोर्स का चल रहा था, लेकिन एक जज, हमारे फैमिली कोर्ट के जज साहब ने उनकी हमारे पास भी केस आया मीडिएशन के लिए, जज साहब ने भी कोशिश की, उनका बच्चा भी था, उनको समझाया, अल्टीमेटली ये हुआ, नेशनल लोक अदालत में हुआ था कि उन्होंने अपना घर बसा लिया। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि इस तरह के केसेस में अगर थोड़े से एफर्ट्स किए जाएं तो लोगों के घर बस जाते हैं। तो ये हमारा मीडिएशन और कंसिलिएशन का था। तीसरा हमारे एडीआर सेंटर का जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है परमानेंट लोक अदालत। जैसे बहुत से लोगों को इंश्योरेंस कंपनी, जल निगम या बिजली विभाग या ये गवर्नमेंट की जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं उनके लिए कुछ रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं। अब अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में तो मिनिमम 4-6 महीने साल तो निकलना समय लगेगा भी होती है बहुत कोर्ट में, उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए ना, इमीडिएट चाहिए, तो उसके लिए हम अलग से कोर्ट बना दी गई परमानेंट लोक अदालत, बहुत बढ़िया, जिसमें कोई प्रोसीजर ज़्यादा कोई प्रोसीजर एस्पेक्ट नहीं है, उसमें रिटायर्ड जज साहब बैठते हैं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, और वो इमीडिएटली रिलीफ देते हैं कि अगर आपकी लाइट में कोई दिक्कत हो रही है, पानी नहीं आ रहा, कहीं गांव में कचरा हो गया, आवारा पशु घूम रहे हैं, तो वो इमीडिएटली पब्लिक यूटिलिटी का काम इमीडिएटली हो इनके कोई प्लेसेस फिक्स हैं, डेट फिक्स है जब ये परमानेंट लोक अदालत लगती है? ये एडीआर सेंटर में है परमानेंट लोक अदालत, और ये रोज लगती है, सैटरडे संडे ऑफ होती है, बस मंडे टू फ्राइडे रोज लगती है। टाइम है उनका कोई फिक्स? हाँ, ये 10 to 5 10 to 5 जो कोर्ट के टाइम होते हैं वही कोर्ट के टाइमिंग से वही हैं। और करनाल की अगर बात करें तो लोकेशन कहाँ पे है? एडीआर सेंटर। एडीआर सेंटर आपका जो कोर्ट है वहीं पे ही लोकेटेड है? कोर्ट के पास ही एडीआर सेंटर है, और एडीआर सेंटर के अंदर ही ये तीनों ऑफिसेस हैं, डीएलएसए के, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन सेंटर के और परमानेंट लोक अदालत। ये सारे के सारे एक ही जगह से ऑपरेट होते हैं? एक ही जगह से ऑपरेट होते हैं। तो दोस्तों आपको सभी सुविधाएं, चाहे वो आपको लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत की सर्विसेज चाहिए, चाहे आपको कोई आपको लीगल एड चाहिए किसी भी तरह का, चाहे आप विक्टिम हैं और आपको फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है उसके लिए आपको रिमबर्समेंट चाहिए, वो सारा का सारा एक ही जगह पे होता है। डीएलएसआर की जो सर्विसेज है वो सारी एक ही जगह। उसके अलावा अगर ऐसी सर्विसेज भी है ना, हमारा जो वर्किंग का दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। मान लीजिए किसी का हमने अभी विक्टिम केयर सेंटर अभी हम इनॉग्रेट करेंगे, इनॉग्रेट किया नहीं है, हमारी पाइपलाइन में है कि बना के इनॉग्रेट करो। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बन रहा, अगर आपका फैमिली आईडी नहीं बन रही, अगर विधवा पेंशन नहीं लग रही, कोई बेरोजगार पेंशन नहीं लग रही, आपका मतलब एक तरीके से सोचिए वन स्टॉप सेंटर है, तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। क्योंकि हमने विक्टिम केयर सेंटर हम खोलने वाले हैं कि आपको किसी भी चीज़ के आप विक्टिम हो, किसी भी चीज़ के, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस आपको अगर कॉपरेट नहीं कर रहा है, आपको बैंक से रिलेटेड कोई इशू है, आप हमारे पास आइए, हम आपको कानूनी सलाह देंगे, हम आपको एक वकील या पैरालीगल वॉलंटियर आपके साथ भेजेंगे। आपको इस तरह की जो लीगल दायरे में नहीं आते, सोशल वर्क होते हैं कि फैमिली आईडी नहीं बन रही, हमारा आधार कार्ड नहीं बन रहा है, जो भी है, हम ये वाले काम भी आपको करा के देंगे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी सुविधा डीएलएसए ने आपके लिए उपलब्ध कराई और आपके नज़दीक है बिल्कुल, मतलब एक ही विंडो पे, एक ही जगह पे आपकी सारी समस्याएं हल अगर हो सकती हैं तो वो ये जगह है। तो और मैडम ने नंबर भी दिया है 15100, ये एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर भी कॉल करके अपनी इनकी जानकारी ज़्यादा ले सकते हैं। मैम करनाल की अगर बात करें तो पिछले सालों में कितने केसेस आप लोगों के जरिए रिजोल्व हुए हैं और लोगों को फ़ायदा मिला है? देखिए एग्जैक्ट फिगर तो मैं अभी बता नहीं सकती, लेकिन हमारी जैसे अभी पीछे 14 दिसंबर को ही नेशनल लोक अदालत थी जी, उससे पहले सितंबर में हमारी नेशनल लोक अदालत थी, तो हमारा जो नेशनल लोक अदालत में जो रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा रहा है जी। खास करके जैसे अभी आपने मेंशन भी किया था, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं जी, उसमें लोगों का करोड़ों रुपया स्टक था जी, तो उसमें हमें ऊपर से डायरेक्शंस आई थी कि इस तरह के एप्लीकेशंस लेके लोगों का पैसा भी आप रिलीज कीजिए कि अगर पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बैंक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
तो वाई टू कीप देयर मनी, उनके पैसे बैंक में क्यों पड़े रहे? पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपया बैंकों में पड़ा था सिर्फ हरियाणा का। तो हमने उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों को पैसे भी दिए गए। 138 के केसेस होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं, ये छोटे छोटे जिसमें कस्टडी में होते हैं, तो उन केसेस को इस तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। तो हमारे काफ़ी मतलब पूरे हरियाणा का तो लाखों में गया था, 3-4 लाख का डिस्पोजल था। अगर हम करनाल की बात करें तो एक लोक अदालत में हमें 10-12 हज़ार के अराउंड हमारे केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। उसके लिए हमने ये स्मार्ट सिटी के स्क्रीन पर भी लोगों को अवेयर कराया था, न्यूज़पेपर में भी पब्लिकेशन दी थी कि जितने लोग अवेयर हों और आए अपने केसेस डिसाइड कराएं तो वो करें। तो इससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और बहुत सारे केसेस जो हैं हमारे वो डिसाइड हुए थे। गांवों में इस जागरूकता को लाने के लिए, कानूनी जागरूकता को लाने के लिए, ताकि लोग समझें और आप लोगों ने जो सेवाएं शुरू की हुई हैं उनका लाभ उठा पाएं, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से? गांवों के लिए जैसे एक तो मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास हालसा भेजती है, हर डिस्ट्रिक्ट के पास मोबाइल वैन आती है जी। तो जब वो मोबाइल वैन हमारे पास सितंबर में आई थी, तो उस मंथ में हर जितने भी गांव होते एक डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में विजिट करती है वो। उसमें हमारे एक एडवोकेट, एक पैरालीगल वॉलंटियर और हमारे कोर्ट का स्टाफ जाता है। सारे कानून से रिलेटेड उनके पास पंपलेट होते हैं। हमने उनको पौधे भी बंटवाए थे, क्योंकि हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि कम से कम हमने 5 से 10 हज़ार हमने वृक्षारोपण भी किया था। और जितने भी लोग वहाँ मिलते हैं, हम टाई अप करते हैं वहाँ के सरपंच से और सचिव से। हाँ जी। तो वो ताकि वो पब्लिक को इकट्ठा कर सके और उनसे बात करके जो भी उनकी समस्याएं होती हैं वो सुनते हैं, उनको डील करते हैं। अगर वो वहीं पे कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके एप्लीकेशन लिख के वो हमारे पास ले आते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने 9 ब्लॉक हैं करनाल में, हमने हर ब्लॉक में लीगल एड क्लिनिक खोला है। तो करनाल जो शहर है, शहर का एक है, अदरवाइज उसके अलावा 8 जितने हैं हमारे वो ज़्यादातर रूरल एरिया में ही हैं। तो उसमें मैंने भी इनॉग्रेट किए थे, 3-4 में मैं गई थी, विजिट की थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने बहुत अच्छे मतलब उन्होंने अपनी सारी समस्याएं रखी, काफ़ी मतलब इस स्टेप को वेलकम किया कि मैडम हम चाह रहे थे। एक जैसे जुंडला में थे, हम जुंडला में गए तो उन्होंने कहा कि मैडम लड़कियों के लिए बस की दिक्कत है, क्योंकि एक और हमारी सक्सेस स्टोरी ये है कि DLSA करनाल ने एक जगह बस नहीं जाती थी और वहाँ लड़कियों को अपने स्कूल कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो DLSA करनाल ने GM से बात करके हमने उस एरिया में बस चलवाई थी, जिससे वो काफ़ी खुश हुए थे और लड़कियां भी खुश हुई थी कि अभी अपने स्कूल कॉलेज लड़कियां जा पाती हैं जी। तो और एरिया वालों को पता चला होगा, तो और दूसरे एरिया में जब हम गए तो उन्होंने भी ये कि मैडम यहाँ भी लड़कियों के लिए बस लगवा दो, ये करा दो। तो हमने बोला कि हम GM से बात करेंगे। उसके अलावा जेल, जो हमारी जेल है डिस्ट्रिक्ट जेल, उसके सामने कोई बस स्टॉप नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ बसेस नहीं रुकती, कि एडवोकेट्स भी आते हैं कैदियों से मिलने के लिए, उनके घर वाले भी आते हैं, तो उन्हें बहुत दूर से पैदल चल के आना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमने फिर GM से बात की, तो जेल के सामने एक बस स्टॉप बन गया कि अब वहाँ बसेस रुकेंगी, ताकि कोई वकील साहिबान हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स है, वो वहीं रुक सकें। तो जब हम गांव में जाते हैं तो गांव में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। हमने 9 लीगल एड क्लिनिक खोले हुए हैं हमारा, और हमने जो पैरा लीगल वॉलंटियर जो रखे हुए हैं हमारे पास, अराउंड 45 पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, वो ज़्यादातर गांव के हैं। और जो जिस एरिया का होता है हम उसी एरिया में उसकी ड्यूटी लगाते हैं, ताकि वो अपने एरिया में अवेयरनेस फैला सके। अगर कोई समाज सेवी संस्था, कोई NGO आपके साथ मिलकर काम करना चाहे वॉलंटरली, वो आगे आना चाहे कि हम भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, क्या कोई ऐसा प्रोविजन है हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने आपको अभी बताया वो बस वाला जी, वो एक हमारे साथ, हमें क्योंकि ये इशू पता नहीं था जी, तो हमारे पास एक NGO ही लेके आई थी, ब्रेक थ्रू उसका नाम है NGO का। वो NGO ने ही बताया था कि मैडम इस एरिया में ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है जी। तो तब हमें पता चला था और तब हमने GM रोडवेज से बात की थी। तो और बहुत सारी NGO हैं, जैसे ओल्ड एज होम्स हैं, NGO हैं बच्चों के लिए, जो हमारे साथ आके काम करती हैं। दे आर मोस्ट वेलकम। वो आते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमें भी इस तरह के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो उनसे हम सब, तो अगर कोई NGO चाहे आपके साथ कोलैबोरेट करना, आपके साथ मिलकर काम करना, तो वो किसको अप्रोच करे, कहाँ अप्रोच करे? जो हमारे ऑफिस में, आपके ऑफिस में अप्रोच करें? हाँ जी। तो दोस्तों, बहुत सारी NGO ऐसे होती हैं, वो भी चाहती हैं कि कोई ऐसी एजेंसी
जो उनको सपोर्ट कर सके और वो लोगों की हेल्प के लिए और ज़्यादा आगे आ पाएँ। तो आपके लिए अच्छी सूचना है, जैसे मैम ने बताया कि आप DLSA की सर्विसेज अपने जरिए, मतलब उनके साथ मिलके भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि 1 और 1 11, क्योंकि बहुत सारे काम सरकारें नहीं कर सकती, बहुत सारे काम न्याय व्यवस्था भी अकेली नहीं कर सकती। अगर सारे मिल जाएं, समाज के लोग साथ में आ जाएं, तो बड़ी जल्दी से हम अपने मैसेज को कन्वे भी कर सकते हैं और जो सर्विसेज हम चाहते हैं देना वो लोगों तक कम समय में पहुंचा भी सकते हैं। मैम, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें, भारत के अंदर 35% महिलाएं सिर्फ अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानती हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि कैसे हम इसको और ज़्यादा महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं, और क्या कानूनी मसलों के बारे में कानूनी जागरूकता होने से वो और ज़्यादा एम्पावर होंगी? किस तरह से हम इसको देखते हैं? देखिए, ये हम सबको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी तक क्या अभी भी है कि जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक रहा है। जी। दो अब टाइम थोड़ा चेंज होता जा रहा है, लेकिन अभी भी हम जैसे कोर्ट में केसेस आते हैं तो देखते हैं, या जैसे हम रूरल एरियाज़ में जाके देखते हैं तो हमें दिखता है कि जो एक्चुअल में विक्टिम है वो शायद बाहर आ भी नहीं पाती हैं। एक्चुअल में विक्टिम है, अब वो चाहे समाज के डर से या ये सोच के कि अगर मैं न्याय का दरवाज़ा खटखटाऊंगी तो फिर कल को मेरा क्या होगा, तो चुपचाप मतलब सहन भी कर रही हैं। तो मैं अगर इस तरह से किसी से इनकाउंटर होती हूँ, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप देखो, हमने किसी का गलत नहीं करना, लेकिन गलत का साथ देना भी गलत है जी। जब तक आप सामने वाले को रियलाइज नहीं कराएंगी कि वो गलत कर रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहा है, या तो उसको पता होगा या फिर कुछ लोग को पता नहीं होता। एक मेरे सामने एक केस आया था कि वो शराब पीता है, पूरी तरीके से शराब पीता है, ना बच्चों को पैसे देता है ना बीवी को पैसे देता है। उल्टा बीवी काम करती है, बीवी कमाती है, अपनी सास को भी वो बीवी ही खिला रही थी खाना पीना और अपने पति को भी खाना खिला रही थी। उल्टा अपनी बीवी से पैसे मांग के ले जाता था शराब पीने के लिए। तो मैंने पूछा, मैं कि क्यों इतना बर्दाश्त कर रही हो? बोली फिर नहीं तो ये मुझे घर से निकाल देगा। मेरी सास कहती है कि हमें नहीं पालेगी, नहीं खिलाएगी तो हम घर से निकाल देगा और घर में रहने का ठिकाना नहीं है। मैंने कहा ऐसे नहीं निकाल सकते, और ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस के पास जाओ किसी चीज़ का, जैसे कुछ ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से पुलिस के पास जाओ, आप हमारे पास भी आ सकते हो, आप मीडिएशन भी करा सकते हो। कि डायरेक्ट हम सिर्फ मीडिएशन बातचीत करना चाहते हैं कि उनको कोई समझा दे, चाहे पंचायत में कराएं चाहे मीडिएशन सेंटर में कराएं, कि जी बातचीत हो जाए, वो समझ जाएं कि एटलीस्ट उनको लगेगा कि हाँ मैटर को रिपोर्ट किया जा रहा है, कि मैटर को बताया जा रहा है। तो चुपचाप सहने से, वो करने से उससे कुछ नहीं होगा, आपको बोलना तो पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब भी मैं महिलाओं को ये बातें बताती हूँ, मैं एक और बात बताती हूँ जी कि जी हमने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है, लेकिन उनका मिसयूज़ नहीं करना है। क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ये भी देखे हैं कि जो एक्चुअल जिसके साथ हो रहा है वो तो सह रही है जी, और जो ज़्यादा जिनको पता चल गया है वो मिसयूज़ भी कर रही हैं। तो मिसयूज़ के भी उस वक्त तो हम जोश में या गुस्से में कर देते हैं, कदम उठा जाते हैं, बट बाद में हमने देखा वो भी रिपरकशंस को देख के कहीं ना कहीं पछतावा उन्हें भी हो रहा होता है। हमने जुल्म नहीं सहन करना जी, हमने जुल्म नहीं सहन करना है। हमारे साथ कोई गलत करता है, हमने आवाज़ उठानी है, लेकिन हमने सिर्फ सामने वाले की आवाज़ कम करने के लिए हमने न्यायिक प्रणाली का मिसयूज़ नहीं करना है। ये बात आपने बहुत बढ़िया कही है कि कई बार ना कि ज़्यादा हम अवेयर हो जाते हैं तो उसका मिसयूज़ होने लगता है। जैसा अभी 1-2 केसेस अभी दिल्ली के और बेंगलोर के भी सामने भी आए हैं, तो वो चलिए उस केस पे तो हम अभी क्योंकि हाँ पेंडिंग है तो हम कमेंट हाँ, नहीं मतलब करेंगे। जी, लेकिन क्योंकि अब कौन गलत है कौन सही है वो कोर्ट देखेगी, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे होते हैं, देखते हैं हम। भारत के अंदर अभी भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक रिपोर्ट के अनुसार 70% जो केसेस हैं घरेलू हिंसा के, डोमेस्टिक वायलेंस के, वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। किस तरह से जागरूक करा जाए उनको कि वो एटलीस्ट वो रिपोर्ट तो हो। जिससे कोरोना जब लगा था, कोरोना में लॉकडाउन लगे थे, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ना अचानक से बढ़ गए थे जी, क्योंकि पहले क्या होता मे बी के हस्बैंड हैं या फादर इन लॉ है या ब्रदर इन लॉ, वो घर पे सुबह चले गए शाम को आते थे,
बट लॉकडाउन में अचानक से घर में रहने लगे तो अचानक से बड़ी लड़ाइयाँ होने लगी, बहुत केस आए जी। तो उसमें हमने कोशिश की, उस वक्त मैं तो डीएलएसए में नहीं थी, बट जो भी डीएलएसए में थे हमें पता चला था ज़्यादातर तो कोशिश की गई थी काउंसलिंग कराने की जी। क्योंकि मे भी उनका भी ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था। अब वो घर में ही रह रहे हैं तो आपस में बस लड़े ही जा रहे थे क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते, तो उनकी थोड़ी तो काउंसलिंग कराई। कुछ केसेस तो काउंसलिंग से ही ठीक हुए थे कि भाई समझो कि कोरोना एक महामारी चल रही है, ना तो फूड फेस्टिवल चल रहा है जी। और ना ही कुछ हुआ है। दूसरा उसके अलावा हम जैसे अब कोरोना के बाद की बात कर रहे हैं, हम अवेयर करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, जैसे गांव-गांव जाते हैं, खास करके लेडीज। अभी हमने इंद्री में किया था, लेडीज को उनके राइट्स के बारे में बताया था, एक प्रोग्राम किया था नालसा की स्कीम में। हमने उनके राइट्स के बारे में बताया था कि वो क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती। लेकिन मैं वही बताती हूँ कि जस्ट या तो आप एक्सपेरिमेंट के लिए या सिर्फ आपको पता चल गया है इसलिए आपने मिसयूज नहीं करना है। लेकिन हमने अपने सम्मान, अपना स्नेह बना के रखना है। हमने अपना सम्मान, हमने किसी की बेइज्जती नहीं सहनी, अपना सम्मान बना के रखना है क्योंकि मिसयूज नहीं करना है, बट आपने जुल्म भी नहीं सहना है। तो काफ़ी अच्छा वहाँ भी इंद्री हमने बीडीओ ऑफिस में किया था, काफ़ी अच्छा लेडीज़ का वहाँ पर आया था रिस्पांस। हमारी जो पीएलवीज हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, वो भी ज़्यादातर लेडीज़ ही हैं जी। क्योंकि हमें पता है गाँवों में जो लीगल इश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर लेडीज़ को ही पड़ती है या बूढ़े बुजुर्गों को पड़ती है। तो हमने जो पैरा लीगल वॉलंटियर हैं वो भी लेडीज़ ही रखी हुई हैं। तो उनकी ट्रेनिंग से बनती है वो, या कोई उनकी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन होती है जो आपके नहीं? वो बेसिक एजुकेशन से होती है, उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए। और उसके अलावा फॉर्म भरते हैं, फिर उनके इंटरव्यू होते हैं। तो हम वो दूसरे को कैसे समझा सकती हैं, क्या समझ सकती हैं, मतलब उनका बोलने का तरीका कैसा, उसके बेसिस पे हम फिर उनका सिलेक्शन होता है। तो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है उनको, जब वो काम करती हैं पर डे के हिसाब से उनको पेमेंट होती है। आपके डीएलएसए में रूटीन में जो मुद्दे आते हैं, सोशल इश्यूज आते हैं या फैमिली इश्यूज आते हैं, वो किस तरह के होते हैं? जो कॉमन आते हैं किस तरह के ज़्यादा आते हैं आपके पास? केसेस तो वैसे कोर्ट में जाते हैं। मीडिएशन में जो केसेस आते हैं वो फैमिली मैटर्स के आते हैं जी। उसके अलावा जो हमारे अपने डीएलएसए ने जो एक मुहिम शुरू की हुई है वो देखी हुई है जी। उसमें जो आजकल का एक, जैसे पॉक्सो के ऊपर हम बात करते हैं जी। जो पॉक्सो है कि बच्चों का शोषण से बचाने के लिए जी। उसका एक एस्पेक्ट तो ये होता है कि किसी बच्चे का किसी बड़े ने शोषण कर दिया जी। वो ठीक है, उसके बारे में सब बात करते हैं। बट एक एस्पेक्ट ये है जिसमें बच्चे खुद टीन एज में हैं, एडोलेसेंट हैं जी। और फिर वो, अब आप इंटरनेट का असर समझ लीजिए, टीवी का समझ लीजिए, कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लॉ को वायलेट कर रहे हैं। जी। तो इसको देखकर मैंने जे बोर्ड भी किया है, मुझे काफ़ी पेनफुल होता था। उसके लिए हमने डीएलएसए करनाल ने एक मुहिम शुरू की हुई है कि हम हर सरकारी स्कूल और हर प्राइवेट स्कूल, वैसे तो बहुत सारे स्कूल हैं, 400 के आसपास है, हमने अभी 30-40 तो कर लिए हैं, पर जब तक भी मैं रहूँगी जितना मैक्सिमम मैं कर सकती हूँ, मैं हर स्कूल में जाके बच्चों को इस एस्पेक्ट के ऊपर और एक डी एडिक्शन के ऊपर बच्चों को समझाती हूँ, लेक्चर देती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मेरे समझाने से कोई 5, 7, 10 बच्चों के भी समझ में आ गया तो मेरा ये मुहिम सक्सेसफुल हो जाएगा। कि अगर आप 16 साल के हो, 17 साल के हो और क्योंकि उम्र इस तरह की होती है, ऊपर से थोड़ा सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट या फिर टीवी का असर है, आप गलत एक्टिविटीज़ में चले जाते हो तो उससे आपका कैरियर खराब हो जाता है। तो ये पॉक्सो के ऊपर जो केसेस आते हैं, इस तरह के केसेस का हमने इसलिए मुहिम चलाई हुई है। हमारे मीडिएशन में जो केसेस आते हैं, मीडिएशन में एक तो फैमिली कोर्ट से केसेस आते हैं, एक 138 के केसेस आते हैं, चेक बाउंसिंग के केसेस, चेक बाउंसिंग के, और एक एसपी ऑफिस से आते हैं ये 498 वाले जो फैमिली मैटर्स होते हैं, दहेज प्रताड़ना वाले केसेस आते हैं। आम आदमियों के लिए कानून व्यवस्था को कैसे सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है? क्या आपकी अपनी परसेप्शन क्या है इसको लेके? देखिए, हम हालसा भी और हमारे नालसा भी रोज़ बरोज़ हम जितना, हमारा मोटो यही है कि जस्टिस एट डोर स्टेप, कि अब कहते ना कि पहले ज़माने में कहते थे कि प्यासा कुएं के पास आता था, बट अब कुआं प्यासे के पास जा रहा है। क्योंकि हम जब ये वक्त के साथ साथ ये रियलाइज़ किया कि हर इंसान कोर्ट तक नहीं आ सकता, तो हमने ये कोशिश की है कि कोर्ट ही
लोगों के घरों तक पहुंच जाए। तो उसी उद्देश्य के साथ ये DLSA जो सेटअप हुए हैं, ADR सेंटर हुए हैं। हम खुद गांव-गांव जाते हैं, हम खुद पंचायत घरों में जाते हैं, हम खुद स्कूल्स में जाते हैं, ताकि हमसे लोग डिस्कस करें। एक तो उनका वो थोड़ा सा ये होता ना कि वो सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन, एक फोबिया सा होता है लोगों को ना, कि वो डरते हैं। देख तो वो डर दूर हो, उनको वाकई में कोई दिक्कत है तो वो हमारे पास आए, हमें बताएं, जो भी लीगली जो भी बनता होगा उनकी वो मदद होगी। इससे लोगों का एक फोबिया भी दूर होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी, अभी हमें डायरेक्शंस आई हुई हैं कि अगर आपको पुलिस सिर्फ कॉल भी करती है ना, कॉल करके आपको बुलाती है, तो भी आपको अरेस्ट और प्री अरेस्ट के स्टेज पर भी, मान लो आपको अरेस्ट नहीं किया है अभी तक क्या था कि जब अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद आपको लीगल एड का राइट है, बट अब हमें अरेस्ट के स्टेज पे और अरेस्ट से पहले भी अब आपको लीगल एड का राइट है। यानी आपको पुलिस अगर फोन करके ये बुलाती भी है कि आप आ जाओ, हमने सिर्फ पूछताछ ही करनी है, तब भी आप अपना प्राइवेट एडवोकेट भी ले जा सकते हो अगर आपके पास प्राइवेट है, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट करके आप हमसे सरकारी वकील उस स्टेज पे भी ले जा सकते हो। और दूसरा, ये पुलिस की ड्यूटी है, ये हमने मैंडेटरी बना दिया है, SP को भी लेटर लिखा है और हमने जो इलाका मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी अप्राइज किया है कि जो अरेस्ट मेमो बनता है उसमें पुलिस अब ये लिखेगी कि इनको अरेस्ट करने से पहले हमने किस एडवोकेट से इनकी बात कराई। अगर प्राइवेट की कराई, उसका अपना प्राइवेट एडवोकेट है तो उसका नाम लिख दो, नहीं तो हमारे LADC होते हैं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, उनसे बात करानी होगी, चाहे इन पर्सन हो जाए चाहे ऑनलाइन हो जाए फोन पर, बट अरेस्ट मेमो में ये बात मेंशन होनी चाहिए। इसके लिए अभी तक तो हमने किया नहीं है, बट हम हर पुलिस स्टेशन में एक हेल्प डेस्क खोलने का अभी हम इस पे हमारा विचार चल रहा है, पाइपलाइन में है, कि ताकि हर एक पुलिस स्टेशन में एक हेल्प डेस्क खुल जाए जिसमें हमारा एक पैरालीगल वॉलंटियर बैठ जाए। और लोगों को इसकी जानकारी कैसे होगी? जैसे इस मंच के माध्यम से चली गई, और भी कोई आप तरीके अभी जैसे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था इसका नालसा के हेल्पलाइन नंबर का, इसके लिए हमने क्या क्या किया, हर स्कूल की वॉल, आउटर वॉल, हर कॉलेज की आउटर वॉल, NDRI और हॉस्पिटल्स, कुछ प्राइवेट्स भी लिए हमने, गवर्नमेंट थे उनके आउटर वॉल, हमने जो बसेस हैं, हमारी बसेस है, बसेस के ऊपर नालसा की और हमारे अपना जो नंबर है उसकी हेल्पलाइन के स्टिकर्स लगवाए हैं हमने। जो स्मार्ट सिटी के स्क्रीन पे उस पर भी हम चलवा रहे हैं ताकि लोग उसे भी देखें। न्यूज़पेपर में तो आता ही है, सोशल मीडिया पर भी, और ये जैसे आपका भी चैनल पे हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी उसी का एक फॉर्म है ताकि लोगों तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। उसके अलावा जैसे हम कुछ NGO के साथ टाई अप करके हमने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं। जब ब्रेक थ्रू ने किया था वो नुक्कड़ नाटक किए ताकि लोगों को नाटक से समझ आए। हम साल में मेगा कैंप भी लगाते हैं। मेगा कैंप में पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो पब्लिक के लिए काम करती हैं वो सब अपना अपना स्टॉल लगाती हैं। उसमें हम पब्लिक को बुलाते हैं ताकि पब्लिक ये कि कौन सा डिपार्टमेंट लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज दे रहा है उनको पता चले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता कि भी कोई स्कीम भी आई है। बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई स्कीम आई है और अगर पता भी चल जाए तो उन्हें प्रोसेस नहीं पता होता, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो इसके लिए हम मेगा कैंप लगाते हैं, उसमें सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं, पब्लिक को जितना मैक्सिमम बुला सकते हैं तो उतना बुलाते हैं फिर उनका, ताकि वो पूछें। मैंने बच्चों को इनकरेज भी किया था कि जो पब्लिक वहाँ पर आई हुई थी, जब मैंने बोला था कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉल आपको अपने काम का नहीं भी लग रहा है ना, आप तो भी जाओ और उनसे पूछो कि आप क्या क्या वेलफेयर स्कीम दे रहे हो, उनको अपनी डायरी में लिखो। हो सकता है आपके काम का ना हो, आपके पेरेंट्स के काम का हो, आपके पड़ोसी के काम का हो, ताकि आप लोगों को बता सको। इससे ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। तो हमारे ये अवेयरनेस कैंप जो हैं वो पूरे साल चलते रहते हैं। मैडम आपने बहुत अच्छी बातें और बहुत एक आम आदमी की पहुंच पे जाके कैसे वो इन सुविधाओं का जो आपकी तरफ से शुरू की गई है उसका लाभ ले सकता है, कहाँ पे जा सकता है, कैसे ले सकता है, सब आपने बड़े विस्तार से बताया। नेशनल लोक अदालत के बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कि ये क्या है, कैसे काम करती है।
जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो पूरे साल का हमें एक शेड्यूल भेजती है, जिसमें हमने हर 2 महीने में एक नेशनल लोक अदालत लगानी होती है। जैसे अभी 2025 का भी हमारे पास शेड्यूल आ गया। पहली लोक अदालत 8 मार्च को है। पूरे साल में 4 नेशनल लोक अदालत लगेंगी। लोक अदालत का भी पर्पस यही होता है कि अगर आपका कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में और वो लोक अदालत में डिसाइड हो जाता है, तो अगर आपने कोर्ट में कोर्ट फीस दे रखी है तो आपकी कोर्ट फीस रिटर्न हो सकती है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई ऑफेंस है और कंपाउंडेबल है तो आप कंपाउंड कर सकते हैं। आप कोई कस्टडी में है और छोटा ऑफेंस है तो कन्फेशन करा के अपने केस को मतलब अपनी गलती भी स्वीकार कर सकता है। बेसिकली लोक अदालत भी मीडिएशन की तरह ही एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जिसमें अर्ली जस्टिस, अर्ली डिस्पोजल के और विदाउट एनी जो प्रोसेस लंबा प्रोसेस होता है उसको कट शॉर्ट करके कि अगर आप लोक अदालत में अपना केस डिसाइड करा सकते हैं, उससे आपका टाइम बचेगा, उससे आपके पैसे बचेंगे। जैसे मैंने जो ट्रैफिक चालान्स होते हैं तो उसमें आजकल जैसे गवर्नमेंट ने जब अमेंडमेंट कर दिया था तो फाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 10,000 5,000 फाइन हो गया। तो लेकिन लोक अदालत में वो फाइन कम हो जाता है। तो आप अपने ट्रैफिक के चालान जो हैं वो लोक अदालत, तो लोगों को डायरेक्ट अप्रोच जब अदालत लगती है तभी करना होता है या पहले आप लोगों के पास अपनी रिपोर्ट करनी होती है फिर आप लोग वो आगे उसको लेके जाते हैं? उसमें हमारे पास भी आ सकते हैं, बट उसमें हमारा रोल थोड़ा कम होता है। उसमें क्या है, वैसे तो आप डे के डे भी जा सकते हो, जिस दिन लोक अदालत है उस दिन भी जा सकते हो, बट क्योंकि वो हमेशा सेकंड सैटरडे को होती है तो उससे बेटर ये है कि आप कुछ दिन पहले जाएं, एप्लीकेशन दे के कोर्ट में अपना चालान निकलवाएं कि चालान जैसे पेंडिंग होता है रिकॉर्ड रूम में या कहीं भी, निकलवा के एप्लीकेशन दे के हमारा चालान निकाल के आप लोक अदालत वाले दिन के लिए रख दीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप डे के डे गए, एप्लीकेशन दी और अब वो ढूंढ रहे हैं आपका चालान ना मिले, तो इससे आप अगर 2-4 दिन 5 दिन पहले जाएंगे एप्लीकेशन लेके हमारा जो चालान है वो आप लोक अदालत के लिए पुटअप कर दीजिए, लोक अदालत में पुटअप कीजिएगा। तो वो पहले दे दे तो थोड़ा आपके लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा और कोर्ट के लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने उसका बताया था अभी, यही ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उनका लोगों का पैसा स्टक हो जाता है। अगर नॉर्मली किया जाए तो इसका बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बट ऊपर से हमें डायरेक्शंस आई थी तो उसमें लोक अदालत में एक एप्लीकेशन देता था एप्लीकेंट, उसमें हम पुलिस वालों का लिखवा के कि पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कंसर्न बैंक के मैनेजर का स्टेटमेंट लिख के कि बैंक को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इमीडिएटली कोर्ट वो पैसे रिलीज कर रही थी कि अगर जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है। तो अगर नॉर्मली आप जाओगे तो नॉर्मली थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसमें डेट्स भी लग सकती हैं, बट लोक अदालत में क्या होता है कि थोड़ा विदाउट लंबा प्रोसीजर ना के वो अर्ली डिस्पोजल होके अर्ली जस्टिस का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगली नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को है। अगर आपके कोई केस पेंडिंग हो तो आप अपने केसेस लोक अदालत में कराना चाहते हो तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लोक अदालत अगली 8 मार्च को होगी। तो उसके लिए अनाउंसमेंट, जैसे अब तो आपने बता दिया कि 8 मार्च को है, लोगों को वैसे रूटीन में कैसे पता लगता है कि लोक अदालत कब होने वाली है? हम उसके लिए अब हमारे न्यूज़पेपर में कंटिन्यूसली हमारा एक न्यूज़ आती है कि अगली नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को, पिछली जैसे 14 दिसंबर को थी जी। उसके अलावा मतलब एक साल में 4 होती हैं तो एवरेज 3 महीने में, क्वार्टर में एक होती है, में 2-3 महीने में एक हो जाती है जी। तो न्यूज़पेपर में हमारे क्लिपिंग्स आते हैं, जो लोकल चैनल्स होते हैं, लोकल जो टीवी चैनल्स हैं उस पर भी हमारी बाइट आती है। हम रेडियो पर भी अनाउंस करते हैं, जो रेडियो होते हैं, जेल में भी रेडियो है और जो बाहर भी होते हैं रेडियो पे बाइट देते हैं। उसके अलावा हम जगह जगह बैनर लगवाते हैं कि नेशनल लोक अदालत है। हमने इसका जो स्मार्ट सिटी के स्क्रीन है उस स्क्रीन पे भी चलवाया था कि अगली नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को है। मतलब हम पूरे प्रयास करते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है कि व्हाट्सएप पे भी हम मैसेज शेयर करते हैं। हमारा अपना DLSA का भी फेसबुक हैंडल है एक, तो हम उस पर भी डालते हैं। अगर कोई हमारा फेसबुक पेज भी देखता है तो उसको वहाँ से भी पता चल सकता है जी। मैम, भारत की जनसंख्या का 27% युवा है। आप युवाओं की भूमिका को कैसे देखती हैं जुडिशरी को सशक्त बनाने में? ये तो कही जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन जी, है कि जो आज चाइल्ड है वही हमारे नेशन का फादर बनेगा जी।
कि जो वो यही जो आज बच्चे हैं वही कल हमारे कर्णधार भविष्य बनेंगे, हमारे पीएम प्रेसिडेंट यही बनेंगे जी। तो और वैसे भी इंडिया में तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो युवा है इस वक्त इंडिया में ही है। जी बिल्कुल, सबसे युवा देश भारत ही है, सबसे ज्यादा युवा इंडिया में है। तो युवाओं का तो बहुत ज्यादा रोल है। जो एज लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव काम करते हैं फील्ड में ना वो युवा ही करते हैं। इसके लिए क्या होता है, दो हमारे करनाल में थोड़ा कम स्कोप है, बट अदरवाइज हम लॉ स्टूडेंट्स और लॉ कॉलेजेस के साथ टाई अप करते हैं। करनाल में अनफॉर्चुनेटली कोई लॉ कॉलेज है नहीं, अदरवाइज हम लॉ कॉलेजेस से लॉ स्टूडेंट से टाई अप करते हैं। वो बड़े मतलब बहुत एनर्जी के साथ एक्टिवली वो जेल भी जाते हैं, वो ओल्ड एज होम भी जाते हैं, वो चिल्ड्रन होम भी जाते हैं, वो ऑर्फनेज भी जाते हैं, वो सब जगह जाते हैं। बड़े उससे बच्चों के साथ खेलते भी हैं, जहाँ ओल्ड एज होम है उनके साथ अच्छे से मिक्सअप होते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो उनके साथ काम करने से काफ़ी, क्योंकि अभी वो न्यू जनरेशन है, अगली जनरेशन है, उनके आइडियाज जो हैं हो सकता है वो हमसे बेटर हो, है ना, क्योंकि हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके एक्सपीरियंस और जो हमारे युवाएं हैं, युवा लोग हैं, उनकी एनर्जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी जो स्कीम्स हैं वो सक्सेसफुल होती हैं और अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जाना, कैसे न्याय को हर दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है, हर डोर स्टेप तक कैसे न्याय व्यवस्था पहुंच सकती है। सरकार ने, हमारी कानून व्यवस्था ने, हमारी न्यायिक प्रणाली ने इसके लिए बड़े प्रयत्न किए हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसके अंदर बहुत काम कर रहा है। 1987 के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया गया और उसके बाद से, जैसे मैडम ने बताया, कि कुआं प्यासे के पास जाने लगा और एक व्यवस्था कर दी गई कि हर व्यक्ति को समय पे न्याय मिलना सुनिश्चित हो। आज मैडम ने हमारे को बहुत सारे इंसाइट्स दिए। मुझे खुद, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने जब पढ़ा था तो वो 20 साल पुरानी बातें हैं, तो उस समय चीज़ें शायद उतनी इंसाइट क्लियर नहीं थे। तो आज बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर हुई हैं और मैडम आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक बहुत सारी अच्छी बातें पहुँची हैं। और वो आप लोगों की जो DLSA की जो सर्विसेज है वो कैसे उसका यूज़ ले सकते हैं, वो सारी बातें आपने बहुत अच्छी से बताई हैं। तो दोस्तों, मैडम का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, इस चैनल पे वो आए और हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। तो यदि आप चाहते हैं इस तरह के और एपिसोड देखना और समाज के अंदर अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना, या फिर आपको लगता है कि इस चैनल पे हम कुछ आपके माध्यम से भी ऐसा ला सकते हैं, तो आप इसका एक हिस्सा हो सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।